जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़ी विधवा सास की बेबसी। रात की 2 सूखी रोटी भी ना दी गई बहू से। पलंग पर पड़े पड़े बुढ़िया को चैन नहीं है। पैर कब्र में लटके हैं। सूसू पॉटी तक बिस्तर में निकाल देती है, लेकिन जीभ का चटोरापन अभी तक नहीं गया। भगवान जाने इस बुढ़िया को कितनी बार खाने के लिए चाहिए। हर 1 घंटे में बोलती है, कभी चाय लाओ, कभी दूध लाओ, कभी खाना लाओ। इधर खाती है, इधर बिस्तर पे निकाल देती है। हे भगवान, इसे उठा क्यों नहीं लेते हो? मेरी छाती पर मूंग दरने के लिए क्यों छोड़ दिया है? बहू की बातें सुनकर सुषमा जी की आंखों में आंसू भरे अपने कमरे में चारपाई पे लेटी हुई टकटकी लगाए कमरे की दीवार पर अपने पति की तस्वीर को देख रही थी, क्योंकि जब से सुषमा जी के पति उनके साथ छोड़कर गए, तब से सुषमा जी पूरी तरह अंदर से टूट गई थी और धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अब 2 कदम भी चलना उनसे बहुत मुश्किल होता था। सुषमा जी को पति के जाने के बाद अपना जीवन बोझ लगने लगा। आज सुबह से ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनके पेट में अचानक काफ़ी दर्द होने लगा। शायद रात की बासी रोटी खाने की वजह से पेट में काफ़ी गैस बन गई थी। सुषमा जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ज़रा डॉक्टर को बुला दो। पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। सुषमा जी की बात सुनते ही उनकी बहू नीता चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, तेरे को कुछ काम है नहीं? बैठी खैठी खटिया पर खाती रहेगी तो गैस ही बनेगी ना। जरा चूरन चाट ले, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। यह तो तेरा रोज़ का ही किस्सा है, पहले खाना फिर चिल्लाना। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते जो डॉक्टर को बुला दूँ। सुषमा जी ने कहा, बहू, मैं सच कह रही हूँ, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तुम मेरे बेटे संजय को फ़ोन करके बुला दो। फिर नीता ने झल्लाते हुए कहा, तेरे को तो कोई काम है नहीं सिवाय मेरे पति के पैसे खर्चे बढ़ाने के। अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकले हैं, उधर काम कर रहे होंगे। ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना तुझे देखने के लिए। कितनी बार समझाया है, अब इस बुढ़ापे में जितना पेट साथ दे उतना ही खाया कर, पर जीभ पर तो कंट्रोल ही नहीं है तेरा, तो पेट तो दर्द होगा ही। बहू की जली कटी बातें सुनने के बाद सुषमा जी पेट पकड़कर चुपचाप अपने कमरे पर चारपाई पे लेट गई। लेटे लेटे अपने पति की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी उन्हें याद आया कि जब भी उनके पति गोपाल जी का पेट दर्द होता था तो उनको थोड़ी सी अजवाइन गर्म पानी के साथ देती थी, जिससे गोपाल जी को कुछ राहत मिल जाती थी। जैसे ही उन्हें याद आया, कमरे में उनके पास अजवाइन की डिब्बी रखी हुई थी और उन्होंने ठंडे पानी के संग ही थोड़ी सी अजवाइन ले ली, क्योंकि बहू से गर्म पानी मांगने की अभी उनकी हिम्मत नहीं थी और खुद उनसे गर्म पानी करके लाना बहुत मुश्किल था। पानी पीकर जैसे ही गिलास उन्होंने टेबल पर रखा तो गिलास टेबल से सरक कर नीचे गिर गया। कांच का गिलास होने की वजह से वह नीचे गिरकर टूट गया और गिलास की आवाज़ सुनकर बहू नीता कमरे में दौड़ी दौड़ी आई। नीता ना सुमन जी को ताने की बौछार शुरू कर दी। अरे राम, ये बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह क्या कर दिया तूने? इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानती है, मेरी माँ का दिया हुआ गिलास था। ना जाने और क्या क्या नुकसान करेगी ये बुढ़िया। और जो जो जी में आया वह बोलती रही। सुषमा जी चुपचाप अपनी चारपाई पे बैठी बहू की कड़वी बातें सुन रही थी। बहू की बातें उनके सीने को छल्ली कर रही थीं। सुबह से शाम हो चुकी थी। पेट में दर्द होने की वजह से उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उन्हें अब बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की हिम्मत नहीं थी। तो वे खुद ही हिम्मत करके उठी और रसोई में खाना लेने लगी।
खाना लेकर अपने कमरे की तरफ आ ही रही थी कि रास्ते में उन्हें बहू ने टोका और बोली, ये क्या कर रही है बुढ़िया? अभी तो तेरे पेट में दर्द हो रहा था, अब खाना भी खाने लग गई। आपको थोड़ा सा सब्र नहीं है? आपने देखा आपको खाना खाने की वजह से कितना पेट में दर्द हो रहा था, और सारे बिस्तर आपने खराब कर दिए और पूरे घर में गंदी बदबू फैला गई। जाइए पहले गंदगी साफ कीजिए, फिर बाद में खाना खाना। कहते हुए नीता ने खाने की प्लेट सुषमा जी के हाथों से ले ली। भूख प्यास से तड़पती हुई सुषमा जी केवल बहू की तरफ ही देख रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन सुषमा जी ने मुंह के अंदर अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। शाम को जब उनका बेटा संजय घर आया तो उसने पूछा, माँ क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो सुषमा जी ने बेटे को अपना पूरा हाल सुनाया। तो संजय बोला, आप मुझे बता देती, मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता। सुषमा जी ने अपने बेटे को आगे की बात बता ही रही थी, तभी उनकी बहू नीता जो कमरे में वहीं खड़ी थी, उनकी तरफ देख करके उन्हें घूरने लगी। सुषमा जी बहू के डर की वजह से आगे फिर कुछ बोल ही नहीं पाई। संजय ने फिर से पूछा, माँ आप कुछ कह रही थी, कहो क्या कह रही थी? सुषमा जी ने बात टालते हुए कहा, बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तुम जब कल शाम को ऑफिस से आओगे तो मेरी दवाइयाँ लेते आना। अरे माँ, आपकी दवाइयाँ तो मैं 2 दिन पहले ही लाके रख दी, मैंने आपकी बहू नीता को दे दी थी। संजय ने नीता से पूछा, तुमने माँ की दवाइयाँ नहीं दी हैं क्या? नीता बोली, शायद मैं काम की वजह से भूल गई थी, अभी बेड पर ही रखी हैं। माँ ने मुझसे पूछा ही नहीं कि दवाई आई है या नहीं। संजय सुबह उठा तो उसने देखा बाथरूम में माँ कपड़े धो रही थी। संजय ने अपनी माँ से कहा, माँ आप यह क्या कर रही हो? आप कपड़े क्यों धो रही हो? घर में काम वाली लगी हुई है और फिर वॉशिंग मशीन भी तो है, आप नीता से कह दीजिए, वह मशीन में धो देगी। अरे नहीं बेटा, वह कपड़े थोड़े से कल गंदे हो गए थे, उन्हीं को साफ कर रही हूँ, और इस बहाने थोड़े हाथ पैर भी चल जाते हैं। अरे बहू ने तो मुझसे कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। यह सुनकर संजय वहाँ से चुपचाप चला गया। जब संजय तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया तो नीता सुषमा जी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रही थी और आज उनके सामने ही अपने कपड़े धोने बैठ गई, जिससे मैं उनकी नज़रों में बुरी बन जाऊं। आप थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? तूने जो किया है उसकी सज़ा तो तुझे आज मिलकर ही रहेगी। तू ठीक है, आज खाने की छुट्टी तेरी। बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुषमा जी बहू के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, बहू 2 दिन हो गए हैं, पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, खाने के लिए एक रोटी ही दे दो। बहू के आगे गिड़गिड़ाते हुए सुषमा जी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पता नहीं कैसे नीता को उन पर तरस आ गया और रात की बासी बची हुई रोटी और थोड़ा सा अचार रखते हुए बोली, आज तो आपको अचार रोटी दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो समझ लीजिए ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर बाद नीता तैयार होकर अपनी फ्रेंड के संग शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। सुषमा जी अचार रोटी खाते खाते अपने पति की तस्वीर की तरफ देख रही थी और उनसे बातें कर रही थी। अगर आप जिंदा होते तो मुझे यह अचार और रोटी कभी नहीं खानी होती। आपके होते हुए मुझे कभी ऐसा सूखा खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सुबह की ठंडी रोटी भी अगर मैं लेकर बैठ जाती थी तो आप टोक देते थे, सुषमा क्या ज़रूरत है सुबह की ठंडी रोटी खाने की? सुबह गाय को दे देना, अभी गरम रोटियां खाओ। और आज देखो, मुझे सुबह की छोड़ो,
रात की बासी रोटी खानी पड़ रही है। उनके पति को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका था और इन 1 साल में वह जानती थी कि उन्होंने एक एक दिन कितनी घुटन भरी जिंदगी बिताई है। 2 दिन से भूखे होने के कारण सुषमा जी ने वह बासी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खाई। अगले दिन अपने बेटे से बोली, अरे बेटा देखो, यह मेरी शॉल फट गई है। तुम शाम को ऑफिस से आते समय इसे टेलर से ठीक करवा देना। अगर पैसे हों तो एक नई शॉल भी खरीद के ला देना। यह शॉल काफ़ी पुरानी हो गई है, इसमें अभी ठंड भी नहीं जाती। अरे माँ, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी शॉल फट गई है? यह कहते हुए संजय ने नीता को आवाज़ लगाई और कहा, नीता, तुम आज बाज़ार जाकर माँ के लिए एक नई गरम शॉल ले आना और हाँ, माँ को भी अपने साथ ले जाना। 1-2 नई साड़ियाँ भी दिला देना। नीता ने संजय के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए कहा, हाँ, मैं करा दूंगी। लेकिन उसके जाते ही उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। बुढ़िया, तुझे चैन नहीं है क्या? रोज़ रोज़ मेरी शिकायत लगा देती है और नया नया खर्चा बता देती है। अरे बहू, मेरी इस फटी हुई शॉल से ठंड जा ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने अपने बेटे से कह दिया। वैसे तो तुम जानती ही हो कि मैं कोई फालतू खर्च नहीं कराती। डरते डरते सुषमा जी ने कहा, अच्छा, कह तो ऐसे रही है जैसे कि मैं तुझको कोई बिस्तर देती ही नहीं हूँ। सारा दिन तो घर में पड़ी ही रहती हो, फिर नई साड़ियों का क्या करोगी? घर में पड़ी पड़ी बस रोटियां ही तोड़ती रहती हो। एक बार ध्यान से सुन ले मेरी कान खोलकर, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहे और घर के काम करती रहे। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज़ रोज़ ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन कमरे में बंद कर दूँगी, फिर मुझसे मत कहना। सुषमा जी का पोता अपनी माँ की रोज़ रोज़ की यही बातें सुनता था। एक दिन वह माँ के पास गया और बोला, माँ, आप दादी पर हमेशा चिल्लाती क्यों रहती हो? वह आपसे इतनी बड़ी हैं, आप उनसे ऐसे क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप बहुत अच्छे से बात करती हो और हम सब इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और आप दादी माँ को सूखी रोटी क्यों देती हो? क्या दादी को अच्छा खाना खाना पसंद नहीं है क्या? यह सुनते ही नीता ने अपने बेटे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुझे ये सारी बातें? आज के बाद कुछ भी बोला तो एक और थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुषमा जी का कलेजा फटा जा रहा था। रोज़ रोज़ की इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो उनकी सहनशीलता भी जवाब देने लगी थी। वह अपने बेटे संजय को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह यह सोचकर चुप हो जाती कि घर में कहीं उनकी वजह से झगड़ा ना हो जाए, और वह बहू बेटे के बीच में झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती थी और अपने बेटे का परिवार नहीं तोड़ना चाहती थी। वह अपने कमरे में अपने पति की तस्वीर की तरफ देखते देखते यही सोच रही थी कि आखिर इन परेशानियों का हल कैसे निकालें और क्या करूं, किससे कहूं अपनी दुख भरी कथा। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटे को सारी बात बता नहीं सकती थी। पता नहीं उनके मन के अंदर क्या चल रहा था। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, बेटा ऑफिस के लिए निकल गया और उनका पोता स्कूल चला गया। बहू भी तैयार होकर अपनी फ्रेंड के संग मूवी देखने के लिए चली गई। सबके जाने के बाद अचानक से वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। उनकी आंखों में आंसू थे। बहू के द्वारा दिए गए अत्याचार उनके सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। नीता जब घर पर वापस आई तो उसने देखा घर में सुषमा जी कहीं नहीं हैं। उसने पूरा घर देख लिया पर सुषमा जी कहीं नहीं थी। सुषमा जी को घर में ना देखकर नीता बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि संजय का ऑफिस से आने का टाइम हो रहा था, लेकिन सुषमा जी का कोई अता पता नहीं था।
अब वह संजय को क्या जवाब देगी, यही सोच रही थी, क्योंकि संजय जब भी बाहर से आता है सबसे पहले अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। नीता अपना सिर पकड़कर बैठ गई और भगवान से शिकायत कर रही थी, हे भगवान, कहाँ चली गई ये बुढ़िया। जाते जाते मेरे लिए मुसीबत का दरवाज़ा भी खोल गई। अब संजय पूछेंगे तो मैं उनके सवालों के जवाब कहाँ से दूंगी। संजय मुझसे पूछेंगे तुम्हारे होते हुए मेरी माँ कहाँ चली गई। मेरी माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। मैं संजय को कैसे बताऊंगी कि मैं अपनी फ्रेंडों के संग मूवी देखने के लिए गई थी। इतनी ही देर में घर की रिंगटोन बजी। संजय जैसे ही ऑफिस से घर आए सीधे अपनी माँ के कमरे में गए। कमरे में जब सुषमा जी नहीं दिखीं तब उसने नीता से पूछा, माँ कहाँ गई हैं। नीता कुछ देर तो जवाब ही दे ना पाई और चुपचाप पत्थर की तरह खड़ी हो गई। संजय ने फिर से पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो, माँ कहाँ गई हैं। फिर नीता डरते हुए उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। हकलाते हुए बोली, पता नहीं संजय, आज माँ कहाँ चली गई हैं। क्या बकवास कर रही हो, माँ कहीं चली गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हारे घर में रहते हुए माँ कहीं चली गई और तुम्हें पता ही नहीं चला। उसने डरते हुए कहा, संजय, आज मैं अपनी फ्रेंड के संग मूवी देखने के लिए गई थी। जब मैं घर आई तब माँ घर पर नहीं थी। यह सुनते ही संजय का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तुम और तुम्हारी फ्रेंड जब देखो कुछ ना कुछ पार्टी करते ही रहते हो। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी इस दिन रात की पार्टियों से। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती हो माँ की हालत, फिर भी तुम उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। अरे तुमसे नहीं होता तो मुझसे कह देती, मैं घर पर रुक जाता। अब हटो यहाँ से, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। अभी मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। संजय सुषमा जी को खोजने के लिए निकल गया। उसने आसपास सभी जगह पर सुषमा जी को खोजना शुरू किया। सारे आस पड़ोसियों के यहाँ पर भी उसने पता किया, पर सुषमा जी कहीं नहीं थी। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि सुषमा जी अपना घर छोड़कर कहीं चली गई हैं, तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और उन्होंने नीता की सारी पोल खोल दी कि कैसे नीता सुषमा जी और तुम्हारे जाने के बाद घर के सारे काम कराती थी। झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े धोना और बदले में उन्हें रात की बासी रोटी खाने के लिए देती थी, वह भी तरसा तरसा के। कभी कभी तो वह बेचारी रोटियां पानी में भिगो भिगो कर खाती थी। बासी रोटी खाने की वजह से अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती थी। संजय ने जैसे ही पड़ोसियों के बात सुनी, उसके तो पैरों तले जमीन ही सरक गई। उसे वह पल याद आया जब माँ उससे कुछ कहना चाहती थी, पर कहते कहते रुक गई। कितना अनजान था इन सारी बातों से। आंख बंद करके मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा किया और अपनी माँ की भावनाओं को समझ नहीं पाया। उसने जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी माँ के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवा दी। फिर खुद ही अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने के लिए चला गया। ढूंढते ढूंढते उसको ख्याल आया, कहीं माँ अपने गांव जाने के लिए तो नहीं निकल गई और होश ना हो बस स्टेशन पर ही गई होंगी। संजय जल्दी से बस स्टेशन पर गया। सुषमा जी वहीं पास में लगी एक बेंच पर बैठी हुई थीं। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। संजय जैसे ही बस स्टेशन पर पहुंचा, वहां उसने सुषमा जी को बैठे हुए देखा। संजय अपनी माँ के पास गया और उनको जल्दी से कसकर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लग गया। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर ऐसे रो रहे थे जैसे बरसों के बिछड़े आज ही मिले हैं। रोते रोते संजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, नीता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आपको कितना परेशान किया। मेरे जाने के बाद आपसे सारे घर के काम कराती थी। आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं?
क्या आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं था? मैं सब कुछ जान गया हूँ, लेकिन माँ, अब बस। आज तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। नीता ने आपके साथ जो भी किया, इसका एक एक हिसाब नीता को देना पड़ेगा। बस आप मेरे साथ घर चलिए और कभी भी मुझे छोड़कर मत जाइएगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बिना रह सकता हूँ? संजय ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर की तरफ जाने लगा, तो सुषमा जी ने घर जाने से साफ साफ मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं अब घर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती। तुम दोनों सुखी रहो, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, पर मैं घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ। तुम मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, फिर वहाँ रहकर मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी काट लूँगी। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद वैसे भी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। उनकी यादों के सहारे जो भी ज़िंदगी बची है वही रहकर काट लूँगी। लेकिन संजय अपनी माँ की बातों को नहीं माना और ज़बरदस्ती उन्हें घर मनाकर ले आया। घर आते ही नीता को देखकर संजय का खून खौल गया। संजय ने चुप रहकर जो कर दिखाया वह वहाँ खड़े सारे लोग देख रहे थे। जैसे ही नीता ने घर का दरवाज़ा खोला, संजय अंदर गया और नीता का सारा सामान लाकर घर के बाहर पटक दिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। ये सारा नज़ारा बाहर खड़े हुए पड़ोसी भी देख रहे थे। संजय का गुस्सा देखकर नीता के होश ही उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तुझ पर विश्वास किया और तूने मेरे विश्वास का ये सिला दिया। मेरे ही घर में मेरी ही माँ के संग नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया। खुद दिन रात किटी पार्टियों में घूमती थी और मेरी माँ को सूखी रोटी और अचार देती थी। शर्म नहीं आई तुझे ऐसा सलूक मेरी माँ के संग करने में? अरे जरा सोच के देख, अगर कोई तेरी माँ के संग ऐसा करे तो क्या तेरा कलेजा नहीं फटेगा? तेरे हाथ नहीं कांपे मेरी माँ के संग ऐसा सलूक करने में? मेरे विश्वास का क्या फ़ायदा उठाया है तुमने? मैं पागल यही समझता रहा मेरी माँ घर में रहकर सुखी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी ने उनका जीना हराम कर दिया है। उसी वक्त संजय ने नीता के माँ बाबूजी को फ़ोन किया और बुलाया, जल्दी से आकर अपनी इस नालायक और बदतमीज़ बेटी को मेरे घर से लेकर जाओ। मेरे घर में इसकी कोई जगह नहीं है। नीता संजय की बात सुनकर सुन्न रह गई। तभी सुषमा जी बोली, बेटा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मेरी वजह से तुम दोनों का घर टूटता है तो यह घर छोड़ के मैं वापस चली जाऊंगी। यह तो सोचो, तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है। तुम पति पत्नी नहीं, माँ बाप भी हो। सोच के देखो उस नन्हे से बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी जब उसे माँ या बाप में से किसी एक के पास रहना पड़ेगा। और बेटा, मेरा क्या है? मेरी ज़िंदगी अब बची ही कितनी है। मैं आज हूँ कल नहीं, कोई पता नहीं है कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। तभी नीता सुषमा जी और संजय के पैरों में गिर गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। माँ की मुझे माफ़ कर दो, एक बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कभी भी आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है कि मैं आपके संग नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया। संजय प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। नीता हाथ जोड़कर सभी पड़ोसियों से विनती करने लगी, प्लीज़ आप मेरे पति और माँ जी को समझाइए कि ये मुझसे एक बार माफ़ कर दें। मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी। नीता सबके आगे गिड़गिड़ाकर रो रही थी, पर किसी ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी। वह सारे पड़ोसी आपस में घुसर पुसर कर रहे थे। जैसा करोगी वैसा ही तो फल मिलेगा।
अब बीज बोया बबूल का तो फल कहाँ से मिलेंगे। नीता को रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुषमा जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, संजय मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखना चाहती। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकती और अपने पोते को रोते बिलखते तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इसलिए मैंने तुझे माफ़ किया। कब तभी संजय ने कहा, देख ले बेशरम, तूने मेरी देवी समान माँ के संग ऐसा व्यवहार किया, उसी ने तुझे आज जीवन दान दे दिया। संजय ने भी सुषमा जी के कहने पर नीता को माफ़ कर दिया, लेकिन उसका व्यवहार अब पहले जैसा नीता की तरफ नहीं रहा था। वह उसे हमेशा कटा कटा सा रहने लगा, लेकिन नीता का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया था। वह अब दिन रात सुषमा जी की सेवा करने लगी और अपनी माँ की सेवा करते देख संजय के मन में कहीं ना कहीं नीता के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी और इसी तरह उनकी गृहस्थी आगे चलने लगी। तो दोस्तों, नीता ने जो किया अपनी सासू माँ के संग, क्या वो सही था या गलत? संजय जैसा बेटा पाने की क्या हर माँ की इच्छा होती है? अपनी राय अपने प्यारे प्यारे से कमेंट के संग हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़कर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैं आप लोगों से और आप मुझसे बातें कर रहे हैं। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। और कहने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर अब तक आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ जल्दी से बन जाइए इस प्यारी सी फैमिली का। इन प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए फिर मिलेंगे। जय श्री राम। अच्छा, मेरी तरह कौन भगवान श्री राम का भक्त है, कमेंट करके ज़रूर बताना।